हम किसी बर्थ चार्ट को जब डिफाइन करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें केवल दो से तीन चीजें नजर आती है। वो है 12 हाउसेस, जो हमारे शरीर के पार्ट और जीवनी के लिए आपके भौतिक सुखों या भौतिक कर्तव्यों के पार्ट बन जाते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा विद्यमान होती है। अब इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करें कि ऊर्जा कैसे कार्य करती है और वो हमारे जीवन में संघर्ष या सुखद अनुभव कैसे लेके आती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको जो बर्थ चार्ट मिलता है वो आपका पास्ट जन्म का प्रारब्ध है। और उस प्रारब्ध को हैंडल करने के लिए उसने एक पैटर्न दिया हुआ है। उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? दशाएं कहते हैं। ओके। दैट पैटर्न इज डिसाइड इज कॉल्ड एज दशा सिस्टम। उसमें अलग अलग दशाएं होंगी। चंद्र जिस नक्षत्र में होगा जन्म काल, जन्म के समय में जिस प्लैनेट के नक्षत्र में होगा वो आपकी प्रथम दशा कहलाती है। उसके बाद सेम ऑर्डर में, जैसे किसी की मंगल की दशा आ गई तो मंगल के बाद राहु आएंगे, राहु के बाद जुपिटर आएंगे। ठीक है। जुपिटर के बाद सैटर्न होगा, सैटर्न के बाद आपका मर्क्यूरी, देन केतु, देन वीनस, देन सन, देन अनमोल। अब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को थोड़ा हमें डिकोड करने का अगर हम प्रयास करें तो हमें क्या समझ में आता है कि ये पैटर्न प्री डिफाइंड है, बहुत परफेक्टली डिफाइंड है। हर एक का एक मकसद है। जब हेलिकल पैटर्न की बात किया था, बीच में डीएनए की चर्चा किया था हमने, दो पिछले एक हफ्ते 10 दिन पहले जब क्लास ली थी, तब भी हमने एक पैटर्न की चर्चा की थी। उस पैटर्न में भी ये दशा ही रोल प्ले कर रहा है। अब इसे दशा को स्टडी करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि हर प्लैनेट एक दूसरे में सैंडविच है। सैंडविच का मतलब समझिए, अगर मैं इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाता हूँ तो मंगल राहु और चंद्र के बीच में सैंडविच है, राहु मंगल और जुपिटर के बीच में सैंडविच है, जुपिटर राहु और सैटर्न के बीच में सैंडविच है, मर्क्यूरी सैटर्न जुपिटर और मर्क्यूरी के बीच में सैंडविच है। इससे हमें एक चीज सीखने को मिली। जो ऊर्जा का केंद्रीकरण है किसी प्लैनेट का, तो वो उसके बगल वाले दोनों प्लैनेट पर डिपेंडेंट हो जाता है। ये एक यूनिक कंसेप्ट है जिसपे मैंने काम किया, मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। देखो, मेरा जो रिसर्च है ना ज्योतिष विज्ञान में, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। जो ऋषि मुनि तपस्वियों ने बहुत पहले बनाया है उसी के मैं ऊर्जा के केंद्र को खोजने का प्रयास करता हूँ, उसी में लूप होल खोजने का प्रयास करता हूँ कि कौन सा लूप होल है जिसको मुझे ट्रिगर करना है। आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं कुछ पैटर्न अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक ऊर्जा का केंद्रीकरण ये है, मंगल, मतलब अगर मैं बोलूंगा राहु का ऊर्जा का केंद्रीकरण किसके पास है, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि राहु का ऊर्जा का केंद्रीकरण मंगल और बृहस्पति के पास है। जो क्यों? क्योंकि दशा पैटर्न मुझे बताता है कि एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ जुपिटर है। वहीं पे ही कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी बृहस्पति की दशा है, तो मेरा ऊर्जा का केंद्रीकरण किसके पास है? तो मैं कहूंगा वो है आपका राहु और शनि के पास। सेट करेक्ट। कोई व्यक्ति कहता है मेरी शनि की महादशा है। ओके। तो शनि का ऊर्जा केंद्रीकरण किसके पास होगा? आप कोई बताएगा? बृहस्पति और बुध। जुपिटर जुपिटर और और मरकरी। मरकरी। जुपिटर और मरकुरी, गुरु जी। राइट। एंड लाइक वाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें एक चीज समझ में आ गया कि हर प्लेनेट का ऊर्जा का केंद्रीकरण उसके बगल वाले दो प्लेनेट के पास है। लेकिन क्या ये काम करते हैं? क्वेश्चन ये उठता है। जब हम चार्ट देखते हैं तो हम कई बार स्टक हो जाते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। अगर आप ये ऊर्जा का केंद्रीकरण देखिए तो वो क्या कर रहा है कि भाई मेरा हाथ थामे हुए है। एक चीज समझने की कोशिश करो। आपने कभी एक गेम आपने देखा होगा, एक बैलेंसिंग का गेम खेला है, कार्डबोर्ड वाला। जब व्यक्ति, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ गेम की बात कर रहा हूँ। कार्ड्स का। बच्चे बहुत खेलते थे, हम लोग बचपन में बड़े खेले उसको। ओके, कुछ इस तरह के जो गेम होते हैं ना, ये वाले कार्ड जी जी जी। बैलेंसिंग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिल्कुल। के ऊपर एक के ऊपर एक, राइट। इसकी खास बात क्या पता है? हर कार्ड का अपना एक महत्व है। और खास बात है जो ऊपर पहुंचा है उसको तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मैंने बीच में से कोई निकालने की कोशिश की तो सब कार्ड गिर जाएंगे। एम आई राइट? जी जी। एब्सोल्युटली राइट। ये यही यही रियलिटी है। अब इस रियलिटी को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि जो नीचे वाला कार्ड है, जो दिख नहीं रहा है,
लेकिन सबसे ज्यादा भाग उसी के ऊपर है। और हमारी समस्या क्या है कि हमें जो दिखता है, हमें उसी पे फोकस होता है। क्योंकि देखिए, अभी मेरी एक मित्र से कल परसों ही बात हो रही थी, कल की बात है इनफैक्ट। तो मैंने वही चर्चा किया कि भाई जो विजिबल है कलयुग में तो वही है, जो विजिबल है वही मैंने। अब प्रॉब्लम यह है कि वायु इनविजिबल है। वायु तत्व प्लैनेट कौन कौन से? शनि और राहु। उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। शनि और राहु। विजिबल कौन सी चीज है? कौन सी चीजें विजिबल है? ठोस पदार्थ कौन सा होता है? पृथ्वी। अब मर्क्यूरी। धरती। धरती मर्क्यूरी। Mercury. दूसरा उसके बाद क्या? उसके बाद कौन है? जल तत्व। जल तत्व में कौन है? वीनस और Venus, मून। Moon, मून। Moon. बैकग्राउंड मून। साउंड है किसी का, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो यूजुअली हर इंसान को ये 2 से 3 प्लैनेट ही नजर आते हैं। मर्क्यूरी मतलब व्यापार, बुद्धि, ठीक है। वीनस मतलब भौतिक सुख, राइट। और चंद्र मतलब मन कारक। मतलब मेरे मन में मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, वो किसी पिक्चर का डायलॉग याद आया इस बात पे। यह डायलॉग सुना आपने? हाँ, शक्ति का। शायद शक्ति वो डायलॉग है। शक्ति कपूर, हाँ हाँ। तो मतलब ये सोच किसने दी हमें? एक कलयुग के प्रभाव ने दी है। और क्यों ये प्रभाव किसका है? राहु का प्रभाव है। ओके। तो इस बैलेंसिंग को जब हम समझने का प्रयास करते तो हमें एक चीज समझ में आया कि पत्तों के ढेर जैसी जो बैलेंसिंग हो रही है, इसमें जो नीचे वाले कार्ड है वो उसको पूरी तरह से थामे हुए है। अब उसको थामे हुए का मतलब है कि जो, अगर मैं कहता हूं कि कोई कहता है भाई मुझे इसमें यहाँ पे एक दूरी दिख रही है, ठीक है, मुझे ये कार्ड चाहिए, लेकिन इसको ये समझना पड़ेगा कि इसके साथ में जो चीजें कनेक्टेड कार्ड है वो उसको बैलेंस कर रहे हैं और ये उनको बैलेंस कर रहा है, तो इसका भी एक इक्वल महत्व है। ये पिक्चर क्लियर हो गई। लेकिन मेरे प्रारब्ध अनुरूप मेरी कुंडली में ये अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। सही कह रहा हूं? अब जी उदाहरण के लिए देख लेते हैं, अभी हम ना इसके बैलेंसिंग की जाएंगे तो वो टॉपिक ही पूरा डाइवर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। वो भी एक क्लास बनती है जहां पे सैटर्न, अगर जुपिटर और मर्क्यूरी के बीच में सैंडविच, सैटर्न कैसा रोल प्ले कर रहा है और जुपिटर उसको कैसे मदद करेगा, मर्क्यूरी कैसे मदद करेगा अगर मुझे बैलेंस करना है। लाइक जुपिटर की दशा तो राहु और सैटर्न को कैसे मदद करेंगे। क्योंकि एक चीज समझने की कोशिश करो, जब कोई ग्रह मैलेफिक होता है, कोई भी ग्रह दशा लॉर्ड स्पेशली, तो उसको दबाने की क्षमता किसके पास होती पता है? केवल 3 पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। एक है बैलेंसिंग प्लैनेट, 3 से 4 पॉसिबिलिटी बनती है। बैलेंसिंग प्लैनेट, दूसरा है बैलेंसिंग हाउस, तीसरा है डिस्पोजिटर, चौथा है आपका नक्षत्र जिसमें वो बैठा हुआ है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कनेक्ट, जो उसे प्रकृति ने दिया है। किसके पैटर्न के हिसाब से? दशा सिस्टम के हिसाब से, जो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो है ना, अगर मैं वैदिक परंपरा और अगर जैसे भी कल हमने चर्चा की थी वैदिक और तंत्रोक्त की बात हमने कल की थी, राइट। अगर मैं उसको थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करूं तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि ये आधार स्तंभ है, इसी आधार पे सब कुछ चल रहा है। ये आपका चार्ट है, बैलेंसिंग हाउस है, ये आपके प्रारब्ध ने डिसाइड किया। अभी देखो इसमें कौन किसको डिसाइड कर, वो देखिए समझ लीजिए। यह प्रकृति है, ये बैलेंसिंग करंट ये किसने दिया आपको? प्रकृति ने दिया है, राइट। उसको, लेकिन बाकी चारों चीजें आपके प्रारब्ध ने दिया है। प्रारब्ध का मतलब समझो कैसे? आपने जो कर्म किया है पिछले जन्मों में, उसके अनुरूप आपको यह डिफाइन मिला है कि भाई ये क्या चीज है। एक चीज समझने की का प्रयास कीजिए कि बैलेंसिंग प्लैनेट और बैलेंसिंग हाउस, सो बैलेंसिंग प्लैनेट और बैलेंसिंग कनेक्ट, ये दो चीजें, ये दो चीजें हमेशा फिक्स मिलेगी। कोई कहेगा या कोई कहता है कि मेरी शनि की महादशा चल रही है, तो शनि का बैलेंसिंग प्लैनेट कौन है? सूर्य। सूर्य। सन। सन। Hmm. क्लियर। लेकिन जी. जी। शनि को 2 प्लैनेट और बैलेंस करते हैं, दो आर नथिंग बट जुपिटर प्लस मर्क्यूरी। तो ये दो चीजें प्रकृति देती है।
तो अगर आपको रूट में उपाय करना है, रूट में उपाय करना है, हम बोलते ना, मैं इस जन्म नहीं अगले जन्म का भी मुझे कर लेना है, तो उसमें प्रकृति पे काम करना चाहिए। और ये आपको किसने दिया? आपके प्रारब्ध ने। प्रारब्ध और प्रकृति का अंतर समझिए। प्रारब्ध वो कर्म है जो आपने पिछले कई जन्मों से किया है, उसके वजह से आपको हाउस मिला, वो डिस्पोजिटर मिला, वो नक्षत्र मिला। लेकिन ये तो क्लियर है, ये नियति है, ये शास्त्र संगत है। ऋषि मुनि तपस्वियों ने सालों करोड़ सैकड़ों साल पहले लिख दिया है। और वो उसका प्रमाण भी है कि भाई शनि को सूर्य बैलेंस करता है। और दशा सिस्टम क्या कहता है कि शनि को बैलेंस करने के लिए मुझे बृहस्पति और बुध, इन दोनों का आधार लेने की आवश्यकता होती है। करेक्ट? तो ये प्रकृति है, ये प्रारब्ध है। और जब व्यक्ति उपाय करते हुए इस प्रारब्ध और प्रकृति दोनों के संगम को ले लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तब रिजल्ट डिवाइन। हाँ जी। हाँ दीपक जी, कुछ कह पूछना चाह रहे हैं आप? तो ये बैलेंसिंग में तत्व भी देखने पड़ेंगे कि नहीं? आपकी लास्ट क्लास में मैंने देखा था एक जिसमें तत्व भी आप बोले बिल्कुल थे बैलेंस। बिल्कुल। तक देखो, वो तो वो देखिए, अब एक बात समझिए, मैं यहाँ पे केवल प्लेनेट लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे उस प्लेनेट के जी। उपाय के लिए बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए मेरा प्लेनेट यहाँ बैठा है। ठीक है, मेरा प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है। अब मुझे इस प्लेनेट को इस प्लेनेट को बैलेंस करने का प्रयास करना है। ओके, यहाँ बैठा हुआ कोई प्लेनेट है, जुपिटर है, मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है, सूर्य है, चंद्र है, कोई भी हो। मुझे एक चीज क्लियर है, जिस भाव में बैठा है वो, उसको भाव मिलने का कारण कौन बना? उस व्यक्ति के प्रारब्ध, पिछले जन्म के प्रारब्ध। हाँ, अब उसको जी बैलेंस बिल्कुल। अब उसको बैलेंस कौन कौन कर सकता है? एक, ऑपोजिट हाउस। सही कह रहा हूं मैं? जी जी। दूसरा, जी अपोजिट बैलेंस प्लैनेट। जी सर। उसका बैलेंसिंग। उसका अपोजिट प्लैनेट जो हमने सिस्टम में देखा अब तक, जैसे मैंने कहा शनि को सूर्य। सैटर्न, शनि सैटर्न की जोड़ी है, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सनी मंगल और हम्म। जु, सैटर्न मंग, शनि शनि मंग, मंगल और जुपिटर की जोड़ी है, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है। उसके बाद बुध और शुक्र की जोड़ी, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और राहु केतु की जोड़ी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। चंद्र सूर्य की जोड़ी है, प्लस चंद्र लगन की जोड़ी है, जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आई कि प्लैनेट, अपोजिट प्लैनेट बैलेंस करेगा, अपोजिट हाउस बैलेंस करेगा। तीसरा है, उसको संभालने के लिए, इसकी प्रॉब्लम को संभालने के लिए, जैसे कभी कभी कोई ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को ये लगन पे कोई ग्रह गोचर कर रहा है, या कोई ग्रह बाय बर्थ बैठा हुआ है जो 6 8 12 का लॉर्ड है, इसके वजह से उसको हेल्थ की समस्या बन गई है। तो उसके पास अगेन दो उपाय है। एक, उस गोचर करने वाले या वो जो ग्रह यहाँ बैठा है उसकी शांति कराओ। दूसरा, उसके लगन को बल दो, जो कि उसका डिस्पोजिटर है, राइट, फाउंडेशन है। अब इधर भी ना टू ट्विस्ट होती है कि भाई मैंने जिस स्थान पे इसको, ये मैंने ये जो रेत, ये जो मैं पत्ते के, ताश के पत्ते को जो मैं खड़ा कर रहा हूं, जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मैंने एक बुक पे कर दिया, अगर वो बुक हिल रही है तब भी ये हिल जाएगा, वो मेरा डिस्पोजिटर है। करेक्ट, फंडामेंटल समझ में आ गया यहाँ पे? जी जी। लेकिन लेकिन समस्या बुक की नहीं है, समस्या उस गोचर करने वाले प्लेनेट की है, उस राहु की है, उस 6 8 12 के लॉर्ड की है। तो मुझे उसकी शांति करवानी होती। प्लस प्लेनेट इन क्वेश्चन, या जिसकी दशा चल रही है, जो प्लेनेट समस्या जनरेट कर रहा है, वो जिस नक्षत्र में है वह भी उसके प्रभाव को अल्टर कर सकता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, जो पुराने विद्वान या ये मिलेंगे आपको, एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर, वह नक्षत्र लेवल पे भी उपाय करते हैं। उसमें नक्षत्र की शांति भी कराई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा अब तक कि हम लोग मैक्सिमम केसेस में नक्षत्र लेवल पे उपाय गंडमुल की करते हैं। ओके, बट दैट्स नॉट ट्रू। आप किसी भी प्लैनेट इन क्वेश्चन, दशा लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र की शांति करेंगे, वो भी आपको रिजल्ट जनरेट करेगा। ओके, ये आपके पुराने प्रारब्ध को बैलेंस करेंगे। लेकिन अगर वो ग्रह जो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहा है, अगर उसकी प्रकृति को ही ठीक कर दी जाए तो क्या होगा? अब प्रकृति और प्रारब्ध में एक छोटा सा अंतर है।
वो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रकृति क्या कहती है, उसका स्वभाव, और प्रारब्ध क्या कहता है। प्रारब्ध क्या कहता है, कोई बताएगा। प्रभाव 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 सर। वो उसका बाध्य स्वभाव, मतलब वो बाध्य है, उसका एक्चुअल स्वभाव कुछ और है। उसका एक्चुअल स्वभाव है कि मैं सुगंध फैलाऊं, लेकिन वो बाध्य है कि जब मेरी सुगंध लेने व्यक्ति आएगा तो साथ में उसे कांटे भी मिलेंगे। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, उदाहरण के लिए। उसका स्वभाव है कि मैं निर्मल रहूं कमल की तरह, लेकिन उसका प्रारब्ध है कि उसको कीचड़ में आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। अब ये जो प्रारब्ध है, एक तरफ प्रारब्ध है, एक तरफ प्रकृति है। प्रकृति निर्मल होती है, ध्यान रखना। वो एक कहानी आपने सुनी होगी ना, संत वाली। एक संत अपने शिष्य के साथ गंगा नदी के तट पे जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बहा जा रहा था। आपने ये एक लोटा जल, एक लोटा पानी पुस्तक का नाम है, गीता प्रेस गोरखपुर की। मैंने बहुत पहले की कहानी पढ़ी थी इसमें। ठीक है। तो उसने, वो साधु ने क्या किया, उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया। उसने ऊपर डंक मार दिया। वो गिर गया पानी में, फिर बहने लगा। फिर उन्होंने प्रयास किया। ऐसे 5-7 बार प्रयास करते रहे। उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, वो आपको बार बार डंक मारे जा रहा है और आप है कि उसे बार बार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो साधु ने, उस महात्मा ने क्या उत्तर दिया अपने शिष्य को पता है? यह बिच्छू, ये छोटा सा जीव अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता है, तो मैं अपनी प्रकृति कैसे छोड़ सकता हूँ? वो उसका स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव। पंचतंत्र की कहानी। राइट। तो हमें एक चीज समझ में आता है कि जब हम अपने प्रकृति में कनेक्ट होते हैं, या प्लेनेट अपनी प्रकृति में कनेक्ट होता है, तो वह जो डिवाइन कनेक्ट है वह आपको लेके जाता है मुक्ति की तरफ। ध्यान रखो। हमेशा लोग कहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे 12th हाउस में केतु में मुक्ति का कारक हो। सर, मुक्ति का कारक तब बनेगा जब आप उस केतु की प्रकृति को वापस स्थापित करेंगे। जब तक जब तक इन 9 ग्रहों की प्रकृति हम अपने जीवन में या अपने चार्ट में स्थापित नहीं कर लेते, तब तक आपको मुक्ति का आधार नहीं है। आपको इस साइकिल में फिर आना पड़ेगा। शरीर छोड़ करके आप यहां से एग्जिट नहीं हो पाओगे। आप वापस से उस साइकिल में प्रवेश करोगे, वापस से जन्म लोगे, और ये कालखंड आपको बार बार बुलाता रहेगा। यूं कहे हम सभी आत्माएं, आप हम इंक्लूडिंग मी, जानवर जीव जंतु, सबके सब इस धरती पे ट्रैप हो चुके हैं, अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो। और हम उस साइकिल में बार बार कनेक्ट हो गए। बस एक कोड है, जब तक वो कोड जस्टिफाई नहीं होगा, इन सभी 9 ग्रह जो ऑर्डर में हैं उनको पार नहीं कर पाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। और इसको समझाने के लिए मैंने बीच में आप लोग को एक प्रयास भी किया था। जब हमने ग्रहों की साइकिल समझने का प्रयास किया था, याद है मैंने क्या बताया था आपको? कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ढेर सारे एस्ट्रॉयड बेल्ट है। याद आ रहा है कुछ वो क्लास? छोटे छोटे जी छोटे सर। छोटे 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 छोटे। अब जी मैंने गुरुजी राहुल के लिए। मैंने उसकी तुलना किससे की थी? राहु से की थी। राइट। जी जी भाई, मंगल मंगल राहु बृहस्पति, मंगल बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट राहु। मतलब कितना सुंदर बताया है। मैं समझ नहीं पाया ये सब चीजें किताबों में क्यों नहीं आई आज तक। बट अगर आप सिंपल सिस्टम को समझे तो उस चीजों को डिफाइन करता है। राइट। अब इसको जब आप रिसर्च करते हो, एक चीज आपको समझ में आती है कि ये संख्या बहुत ज्यादा है, और हम इस संख्या को समझ नहीं पाते कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है। इन संख्या में से, इस मिलियंस ऑफ मतलब कई लाख जो पिंड है, उल्का पिंड है जिसे कह सकते हो आप, इसमें से केवल कोई एक पाथवे है जो उस रास्ते को डिफाइन करता है। तो इससे तो भ्रम का कारक बना है। तो राहु का काम है कि
ईश्वर ने राहु की उत्पत्ति इसीलिए की। हमें लगता है कि वो एक राक्षस था, स्वभानु था, उसने छल किया। अरे वो विष्णु जी है। क्या उनको पता नहीं था कि ये स्वभानु राक्षस बैठा हुआ है? ये उन्हीं की लीला थी। आप खुद सोचिए, उस लीलाधर की लीला थी जिसने राहु केतु बनाया। और राहु केतु की वजह से ही तो ये सब कुछ चल रहा है, इसका आधार है। अगर जो बाकी के अन्य 7 ग्रह है, अगर राहु केतु को निकाल दे तो हर व्यक्ति हर ग्रह अपने आप में शक्तिशाली था। लेकिन आज हर ग्रह राहु केतु से उलझे हुए हैं। जब भी राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं, ये फंस जाते हैं, उस प्रारब्ध में अटक जाते हैं, और इनको भी उसके परिणाम भोगना पड़ता है। राहु केतु जब भी हमारे चार्ट में ट्रांजिट करते हैं, ध्यान रखना, वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। मैंने इस चीज को रिसर्च किया है और कई सालों से। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, किसी का मीन लगन है यहाँ पे? मेरा है सर मीन लग। रोहित रोहित जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए सर। 2024 और हम्म। 2025 में आपके हाँ। सोचने के तरीके में क्या बदलाव आया है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, 360 डिग्री चेंजेस हो गया पूरा। क्यों हुआ? आपने सोचा? कृष्ण नहीं, कुमार जी एग्जैक्टली पता। प्लीज, कृष्ण कुमार जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद आपका, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रही थी राहु आपकी। आपको सर, पता है? मैंने सुना 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है राहु महाराज, वो इतना मालूम था। शनि देवता भी वो 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ऐसे बस इतना मालूम है। आप एक चीज समझिए, आपका लगन कौन सा बताया आपने? मकर बताया ना? मीन मीन मीन। मीन बताया ना? आपको पता है, हाँ सर। मीन बताया, पिछले साल राहु का गोचर आपके लगन के ऊपर से था। ठीक है सर। हम्म। और इस साल राहु का गोचर आपके 12th हाउस पे है। तो जब यस सर। आपके लगन में था, तो उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया था आपके ऊपर, आपकी बुद्धि पे, यस। आपके शरीर पे, आपके बिहेवियर में। क्योंकि व्यक्ति का कैरेक्टर भी लगन होता है। और स्पेशली ध्यान रखना, जिसके लगन पे राहु का गोचर होगा, उस व्यक्ति को केतु को पकड़ने की आवश्यकता है। अगर उसे नहीं पकड़ा तो भ्रम में रहेगा, उससे गलतियां होंगी। और अगर किसी के व्यक्ति के लगन के ऊपर से राहु का गोचर हुआ तो उसकी बात को आप अन्यथा मत लेना। कई बार क्या होता है, आपके रिलेशन में कोई है, फैमिली में कोई है, कुछ है, आपने देखा उसके लगन के ऊपर से राहु का गोचर होगा, उसने केतु को बैलेंस नहीं किया, वो आपको अपशब्द भी कहेगा तो आप उसको अमृत समझ लेना बच्चा बीमार है। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक सीन है ना, गेट वेल सूद मामू। तो उसके लिए मन से यही भावना आनी चाहिए, बेटा गेट वेल सूद। क्योंकि राहु जैसे निकलेगा, वो गेट वेल सूद हो जाएगी। लेकिन सूरदास जन्म का अंत, जिसके लगन में राहु बैठ जाए उसका क्या होगा? कभी आपने सोचा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। या तो वो उस राहु की प्रकृति को मंगल और जुपिटर से कनेक्ट कर देगा, तब उपाय मिलेगा। या तो राहु को अपनी प्रकृति द्वारा बैलेंसिंग प्लैनेट केतु से कनेक्ट कर देगा, तब उपाय मिलेगा। तो जब दीर्घकालीन ग्रह अर्थात बाय बर्थ आपके चार्ट में कोई ग्रह मैलेफिक इफेक्ट प्रदान करता है, तो उसके उसके प्रकृति पे काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मुझे लगा कि लेना चाहिए। क्या सर आप लोग और से? एक बात सर, सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, और जो आपने बोला वो जब ट्रांसफॉर्म हो रहा था, मतलब जो गोचर कर रहा था 2023-24 में, मैं अस्पताल में 3 महीने के लिए एडमिट था सर। अब उसने बीमारी दे दी ना आपको। और एक चीज, आप अस्पताल में एडमिट रहे होंगे, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को ढूंढ नहीं पाया होगा। ढूंढ नहीं पाया सर, एग्जैक्टली 3 महीने पागलों क्यों? मतलब पागल हो गया जैसे। अब आप लोग समझ गए। और वो भी आपको उपाय कब मिला होगा, ये भी आपको बता रहा हूं मैं। जब हाँ सर आपका बोलिए। पंचमेश, ठीक है, क्योंकि मीन राशि है, ठीक है, तो मीन राशि में आपका पंचमेश 4 नंबर, और नवमेश कौन हो गया? मंगल। आपको मंगल की सहायता मिली होगी कहीं से, किसी ने आपको मंदिर से लाके प्रसाद दिया होगा, या आप कहीं मंदिर गए होंगे, या कुछ ऐसा हुआ होगा। तब उसके कनेक्ट से, जिस समय आप ना अपने, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, आप अपने चार्ट को डिकोड करना। मंगल ने ठीक। दृष्टि डाली होगी, या मंगल ने, क्योंकि ट्रांजिट नहीं, उससे दृष्टि डाली होगी, क्योंकि मंगल ट्रांजिट करेगा तो वो भी उसके राहु के प्रभाव में आ जाएगा। मंगल ने 100% दृष्टि डाली होगी, तब जा करके तब जा करके आपको रिजल्ट मिला होगा।
तब आप बचे होंगे, क्योंकि राहु जब कभी लगन में होता है, लगन पे ट्रांजिट करता है, उसकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती भाई साहब। क्योंकि इसकी प्रॉब्लम समझने के लिए आपको उसकी प्रकृति में जाकर के उपाय करना पड़ता है, व्यक्ति कर नहीं पाता है। और प्रकृति में जाकर के उपाय यूजुअली जो लोग करते हैं, वो एक बहुत सिंपल उपाय लोग बताए जाते हैं, प्राचीन उपाय है, ऋषि मुनि तपस्वी बताते हैं। वो कौन सा उपाय पता है? हाँ, अनुष्ठान करा लो। हनुमान मंदिर जाना। अनुष्ठान, किसी भी का भी, माँ दुर्गा का अनुष्ठान करो, भोलेनाथ का अनुष्ठान करो। और यूजुअली शिव जी का अनुष्ठान बताया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र मृत संजीवनी विद्या क्यों काम करती है? क्योंकि शिव जी से संबंध है। और राहु का उपाय केतु के पास है, वहां पे भी शिव जी आ गए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। ठीक है। दूसरी चीज, राहु का बैलेंसिंग प्लैनेट कौन है? मंगल और केतु। बृहस्पति। हनुमान जी भी यहाँ पे आ गए, बृहस्पति टेम्पल आ गया। राहु की, आपके ऊपर राहु की समस्या, आपको उपाय नहीं मिल रहा है, कुछ मत कीजिए, मंदिर में जाके बैठ जाइए, रिजल्ट आएगा। कुछ मत कीजिए, मंदिर में जाकर के, अभी आप सिर्फ बैठ, मुझे आज भी याद है, हो गए लगभग 10 साल हो गए, 9-10 साल, मैं मेहंदीपुर बालाजी गया हुआ था। ठीक है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड दैट। तो वहां पे एक बंदा काम कर रहा था, ठीक है, एक होटल में। तो मैं उससे मुलाकात हुई, तो मुझसे ऐसे बातों बात में बात निकली। उसने मुझे क्या बताया पता है? मैं 15 से 20 साल परेशान था, ऑलमोस्ट मैं खत्म हो चुका था, मुझे लगा था बचना ही नहीं है। 15-16 साल, तंत्र बाधा वगैरह वगैरह। मैं बोला, फिर बोला मैं यहीं आके बस गया, सब प्रॉब्लम दूर हो गई। समझ गए? रोज बस बालाजी महाराज के दर्शन होते। आई डोंट अंडरस्टैंड। उसने क्या किया वहां पे? मंगल जुपिटर को कनेक्ट किया, राहु की समस्या रही होगी उसकी भी। ठीक है। और दूसरा, जब आप उस वातावरण में गए, जुपिटर प्लस आपने उसको केतु से देखो, एक उपाय है, अगर आप वहां नहीं जा सकते हो, जैसे कई लोग बोलते हैं यार सर मैं तो फॉरेन में बैठा हूं, तो आप खुद को केतु से कनेक्ट कर लीजिए। क्योंकि केतु इज अ डिवाइन एनर्जी, जब तक आप उसे दिशा नहीं दोगे रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप बोलते हो नहीं यार मुझसे नहीं हुआ, कई लोग इंडिया में बैठे हुए, पॉसिबल नहीं है। कई लोग बोलते हैं भक्ति मुझसे होती ही नहीं है, स्पेशली बाबू की महादशा है। उसको एक ही चीज बोलिए, बेटा तू डेली ना मंदिर चला जाया कर। ठीक है। अब मंगल का संबंध केवल हनुमान जी से नहीं है, मंगल आपकी ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति। समझ में बात को? मंगल आपका रक्त है, मंगल आपकी कुंडलिनी का आधार है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो अष्टम भाव है वो किसको मिला है? वृश्चिक राशि। वो किसके पास है? मंगल के पास है, जहां पे आपकी कुंडलिनी शक्ति है। तो राहु का उपाय आपकी कुंडलिनी शक्ति के पास है, जो मैं अक्सर प्रयास करता हूं। जब भी राहु के केसेस आते हैं, मैं अक्सर आप लोगों को एक करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि अपनी कुंडलिनी पे काम करो, कुंडलिनी पे काम करो। कई बार लोग सोचते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आप ओकल्ट को क्यों लेके आ जाते हो? सर मेरे पास सामने तो प्रमाण है ना, मैं तो इन बैलेंसिंग को समझ रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि भैया राहु को बिना कुंडलिनी के काम बनेगा नहीं। आप अपने घर को मंदिर बना लो। आप देखो, प्रॉब्लम ये है कि केवल 3 प्लैनेट राहु की प्रकृति को बदलने की क्षमता रखते हैं, मंगल, बृहस्पति और केतु। करेक्ट? अमन जी आप कुछ पूछना चाह रहे जी थे? गुरु जी। जी। नहीं नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि अब 10 मिनट बाकी और आपने एक इंटरेस्टिंग टर्म लिखा है, ज्योतिर्लिंग और 108 सिद्धपीठ। तो करेक्ट। सवाल ना लेके आप उसको कवर कीजिए प्लीज। नहीं नहीं ठीक है, इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे क्लास को, क्योंकि ये टॉपिक है। बैलेंस देखो, हम लोग ना कोर कंसेप्ट पे जाते हैं, जो चीजें आपको मार्केट में देखो, ये जो बेसिक चीज जो चीजें है ना, यूजुअली मैं प्रयास करता हूँ उन चीजों को टच किया जाए जो आप लोग नहीं जानते, जो किताबों में नहीं, जो कहीं नहीं है। वो चीजें तो मैं कभी भी कवर, वो देखे, वो चीजें जस्ट लाइक टेलीकास्टर या मैं कभी भी डिस्कस कर सकता हूँ, एम आई राइट? अब आपको वो मार्केट में मिल जाएगा, बट उसमें भ्रम बहुत मिलेंगे। तो यही कारण है जी मैं गुरु जी। इस टॉपिक पे आया, क्योंकि अचानक जैसे मैं क्लास लेने वाला था, मैं सोचा कुछ क्वेश्चंस लूंगा या फिर कुछ टॉपिक पे, लेकिन इतने में मेरे को क्लिक हुआ कि बैलेंसिंग कि ये एक पार्ट रह चुका है, ये मैंने कभी चर्चा नहीं की इस चीज को लेकर। दैट्स सर व्हाई ये आई केम दशा टू। वाली बैलेंसिंग आज तक सुनी भी नहीं है हमने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इस पे और डिटेल क्लास होगी हमारी, लेंगे। जी तो जी जी। अब क्या होता सर है एक बात। एक मिनट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन से ज्यादा ना मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि वो सही काम, मेरे पास 5 मिनट बचे और फिर ये नहीं हो पाएगा ज्योतिर्लिंग और सिद्धपीठ। अनुपमा मैम प्लीज, आप लोग ना स्क्रीन को टच मत कीजिए, रिक्वेस्ट करूंगा मैं। ठीक है जी, धन्यवाद।
अब एक चीज आपको समझने की आवश्यकता है, हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियर किए बिना डायरेक्ट इस पे जाता तो मजा नहीं आता, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब कोई भी व्यक्ति जो हार्ड मास का पुतला बना हुआ है, वह बना हुआ है इंद्रियों से, और वो जो इंद्रिया है वह कनेक्टेड है आपके मर्म स्थान से। कितने मर्म स्थान है टोटल, कोई बताएगा? गुरुजी शायद 108 वन 109 में भी। 108 108, जिसे कहते हैं हम लोग एक्चुअल जो मर्म स्थान की संख्या है 107 +1। ये +1। +1 का मतलब है जहां पे आत्मा का स्थान है, वह है 107 +1। 107 अन्य बॉडी के अन्य पार्ट पे है। ये सिद्धपीठ जो है, यह इन मर्म स्थान से कनेक्टेड है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। इसके पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग, ये ऊर्जा का केंद्र है हमारे दोनों टो से लेकर के सबस्थान। अब क्या होता है, कई बार आपको चार्ट डिकोड करना नहीं आ रहा, समस्या समझ में नहीं आ रही है, आपको आंख बंद करके दो चीजें करनी है, इन्हें ज्योतिर्लिंग और सिद्ध पीठ से कनेक्ट करने का प्रयास करना है, दर्शन करिए, यहाँ से शुरू कीजिए। पर सर दर्शन करने से रिजल्ट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। जो तारामंडल में, यहाँ पे आप देखोगे तारामंडल में जो 27 नक्षत्र बैठे हुए हैं, ओके, ऑब्जर्व करना आप इस चीज को। तारामंडल में जो 27 नक्षत्र बैठे हुए हैं, उन 27 नक्षत्रों में कुछ 108 पद है, राइट? उन 108 पद का, वो 108 पद ने 108 मर्म स्थान का रूपक है, कारक है। और उसमें से जो एक मर्म स्थान वो है लगन, जहां पे आपकी आत्मा वास करती है, ओके। उसको वो एक है, लेकिन बाकी के क्या है 107। तो वह सब मिल करके इस कुंडली को बैलेंस करने का प्रयास किया उन्होंने, और यह उनपे प्रभाव जनरेट करता है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करना शुरू करोगे तो वह भी रिजल्ट जनरेट करेंगे। कैसा? ट्रायंगुलर थियरी के हिसाब से। इस पे मैंने एक बहुत पहले चर्चा की थी। ट्रायंगुलर थियरी क्या कहती है कि मेरी कुंडली में जो नक्षत्र सिस्टम है वो ट्रायंगुलर थियरी के बेसिस पे काम करती है। अर्थात अगर मैंने किसी एक शक्ति से कनेक्ट किया, कोई भी एक शक्ति, अब वो एक शक्ति कौन है? किसी एक देविक शक्ति, सिद्धपीठ की एक देविक शक्ति, तो हम इनडायरेक्टली और दो से अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। यह फैक्ट है, ठीक है। आपने समझो एक देवी आपके बगल में तुळजा भवानी है, आपके बगल में माँ काली का एक मंदिर आपने वहां कनेक्ट किया, तो उसके ट्राइन में सेम तत्व या फिर सेम बेस, अर्थात सेम, ये क्या बोलते हैं उसको, वन गॉड। ट्वेंटी 120 डिग्री अपार्ट पे जो पद बैठेगा उसके देवता इससे सेम ऊर्जा जनरेट करेंगे। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। या यूं कहे, ये मेरा अगर केतु पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, तो उस केंद्र बिंदु से यह शक्ति कनेक्टेड है, तीनों के तीन। तो जब आपने एक स्थान पे कनेक्ट किया तो इनडायरेक्टली आप दो जगह कनेक्ट हो गए, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ऐसे ही आपने दूसरे स्थान पे कनेक्ट किया और दो जगह कनेक्ट हो गए। अब जब यहां पे इसके ऊपर से कोई ग्रह दशा लॉर्ड या कोई अन्य ग्रह ट्रांजिट कर रहा होगा, आपकी कुंडली का शुभ प्लैनेट केंद्र त्रिकोण का स्वामी ट्रांजिट कर रहा होगा, तो यह ऊर्जा उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी, वो आपको वो ऊर्जा आपके चार्ट पे महसूस होने लगेगा, आपको रिजल्ट आने लगेगा, उपाय मिलने का प्रयास होने लगेगा। यह रियलिटी है, यह होता है। अब आप कहोगे सर सिद्धपीठ दूर है, सर आपका जो मंदिर है ना, हर सिद्धपीठ या हर शक्तिपीठ सब लेवल पे छोटे छोटे मंदिरों से कनेक्टेड है। अगर एक सिद्धपीठ, जैसे मैं अगर दिल्ली में बोलता हूँ, एक सिद्धपीठ दिल्ली में कौन सा है? कालका जी। तो कालिका वो जो सिद्धपीठ है, छोटे काली जी के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको आसपास में, ठीक है। उन सब पे जो दैविक शक्तियां विद्यमान होंगी उनका संबंध उस कालका जी से है। हालांकि ऊर्जा कम है, नो डाउट, यह भी काम करता है, भले 20-30% लेवल पे ही सही,
लेकिन सिद्धपीठ ज्यादा काम करता है। तो अगर जीवन में कोई बड़ी समस्या है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इन सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंगों से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। आपके ट्राइन में वाया ट्रांजिट, वाया दशा, प्लैनेट आपको रिस्पॉन्स जल्दी कर देंगे। साल भर के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है कुछ महीनों में आपकी सब समस्या दूर हो जाएगी। यह भी बैलेंसिंग का एक पार्ट है एट नक्षत्र लेवल, जो आपके प्रारब्ध को कंट्रोल करता है। ये प्रकृति पे काम नहीं करता है, ये प्रारब्ध पे काम करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।